उद्देश्यों द्वारा प्रबंध के लाभ या गुण, बेनिफिट्स और मेरिट्स ऑफ एमबीओ। उद्देश्यों द्वारा प्रबंध प्रणाली के अनेक लाभ हैं। इसमें संपूर्ण संस्था, उच्च प्रबंधक तथा अधीनस्थ कर्मचारी लाभान्वित होते हैं। इन्हें प्राप्त होने वाले लाभों का वर्णन निम्न प्रकार से है। संस्था को लाभ, बेनिफिट्स फॉर द इंटरप्राइज। उद्देश्य अनुसार प्रबंध को अपनाने से संस्था को निम्न प्रकार से लाभ हो सकते हैं। पहला, श्रेष्ठ प्रबंधन, बेटर मैनेजिंग। उद्देश्य अनुसार प्रबंध की प्रणाली से प्रबंध के कौशल एवं निष्पादन में सुधार होता है। इस प्रणाली को अपनाने से प्रबंधक अपने संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त कर लेते हैं। दूसरा, श्रेष्ठ नियोजन, इम्प्रूव्ड प्लानिंग। उद्देश्यों के स्पष्ट निर्धारण, कार्य योजनाओं के निर्माण तथा उत्तरदायित्व के निर्धारण से प्रभावी नियोजन संभव हो जाता है। तीसरा, संगठन की स्पष्टता, क्लैरिफाइज ऑर्गेनाइजेशन। इस प्रणाली से संगठनात्मक भूमिकाओं, संरचनाओं, सत्ता, दायित्व, कार्य, भारारोपण आदि की स्थिति भी बहुत स्पष्ट हो जाती है। चौथा, वचनबद्ध निष्पादन, कमिटेड परफॉर्मेंस। उद्देश्य अनुसार प्रबंध कर्मचारी में अपने कार्य व उद्देश्यों के प्रति एक प्रतिबद्धता, कमिटमेंट उत्पन्न कर देता है। प्रत्येक कर्मचारी के समक्ष अपने लक्ष्य स्पष्ट होते हैं तथा वह कुछ प्राप्त करने के लिए कार्य कर रहा होता है। पांचवा, प्रभावी नियंत्रण, इफेक्टिव कंट्रोल। उद्देश्य अनुसार प्रबंध के कारण कर्मचारी लक्ष्यों, योजनाओं, कार्यकलापों, कार्य प्रगति आदि पर प्रभावी नियंत्रण बना रहता है तो सारे कार्य समय की सीमाओं में बंधे होते हैं। छठा, प्रबंध विकास, मैनेजमेंट डेवलपमेंट। इससे संस्था में प्रबंध योग्यता, नेतृत्व, निर्णय शक्ति आदि का विकास संभव होता है और अधीनस्थों को प्रबंध के कौशल विकसित करने का अवसर मिलता है। कर्मचारी सहभागिता, एम्प्लॉई इन्वॉल्वमेंट। इससे कर्मचारियों को प्रबंध में सहभागी बनाकर उनके विचारों, योग्यता, सृजनात्मकता का लाभ उठाया जा सकता है। इससे उनकी संस्था के प्रति निष्ठा एवं स्वामी भक्ति बढ़ती है। आठवां लाभ या गुण, यथार्थवादी लक्ष्य, रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव्स। उद्देश्य अनुसार प्रबंध से संस्था अधिक यथार्थपूर्ण एवं व्यवहारिक उद्देश्यों का निर्धारण कर सकती है। इससे लाभदायकता में वृद्धि होती है। उन्नत निष्पादन मूल्यांकन, इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस अप्रेजल। इस प्रणाली से निष्पादन मूल्यांकन का सही स्वरूप प्रकट होता है। परंपरागत मूल्यांकन में कर्मचारी पर बल दिया जाता है, जबकि इसमें उसकी उपलब्धियों, व्हाट ही अचीव्स, पर उसकी उपलब्धियों पर बल दिया जाता है। उद्देश्य प्रबंध में प्रबंधक एक न्यायाधीश के रूप में नहीं वरन एक परामर्शदाता के रूप में निष्पादन मूल्यांकन करता है। स्पष्ट परिणाम, क्लैरिफाइड रिजल्ट्स। उद्देश्य प्रबंध परिणामोन्मुखी होता है। प्रत्येक कर्मचारी एवं प्रबंधक को उसके द्वारा प्राप्त परिणामों का स्पष्ट ज्ञान हो जाता है। नेक्स्ट लाभ, क्षतिपूर्ति का श्रेष्ठ मापदंड, बेटर यार्डस्टिक ऑफ कंपेंसेशन। उद्देश्य अनुसार प्रबंध कर्मचारियों को उनके द्वारा किए गए कार्यों के प्रतिफल के रूप में पारिश्रमिक देने का अधिक न्यायोचित एवं तर्कसंगत आधार सिद्ध होता है, क्योंकि इसमें प्राप्त परिणामों के अनुसार क्षतिपूर्ति की जाती है। नेक्स्ट, साहचर्य प्रभाव, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। उद्देश्य प्रबंध पारस्परिक रूप से सहमत उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रबंधकों तथा कर्मचारियों में संयुक्त प्रयास की भावना उत्पन्न करता है। इससे उपक्रम में साहचर्य प्रभाव उत्पन्न होता है तथा कुल परिणाम कई गुना अधिक होते हैं। अन्य लाभ, अदर बेनिफिट्स। भारारोपण एवं विकेंद्रीकरण का मार्ग प्रशस्त होता है। बाह्य नियंत्रण के स्थान पर सब नियंत्रण को प्रोत्साहन मिलता है। समन्वय स्वेच्छा से उत्पन्न हो जाता है। संस्था में सब नियंत्रण एवं सब अभिप्रेरण के कारण
अनुशासन में वृद्धि होती है। संस्था में समूह भावना उत्पन्न होती है। उद्देश्य सफलता की संभावना अधिक हो जाती है। संस्था में सक्षम एवं दक्ष व्यक्तियों को खोजकर उनकी योग्यता का लाभ उठाया जा सकता है और संस्था में परिवर्तनों को लागू करना सरल हो जाता है और प्रशिक्षण की आवश्यकता को आसानी से निर्धारित किया जा सकता है और विभिन्न विभागों एवं कर्मचारियों में सूचनाओं का आदान प्रदान सरल हो जाता है। अधिकारी एवं अधीनस्थों के संबंधों में सुधार होता है। उद्देश्यों एवं संसाधनों की प्राथमिकताओं, प्रमापों, मापदंडों का निर्धारण सरल हो जाता है। पदोन्नति के योग्य प्रबंधकों व कर्मचारियों का निर्धारण आसान हो जाता है और संस्था की वातावरण के साथ बदलने तथा समायोजन करने की क्षमता में वृद्धि हो जाती है। अब दूसरे प्रकार लाभ, उच्च प्रबंधकों को लाभ। उद्देश्य अनुसार प्रबंध में उच्च प्रबंधकों को भी लाभ प्राप्त होते हैं जो निम्न प्रकार से हैं। बेनिफिट्स फॉर टॉप मैनेजर्स, अधीनस्थों का मार्गदर्शन करने में आसानी होती है। नेक्स्ट, अधीनस्थों के कार्यों के मूल्यांकन का उचित आधार मिल जाता है। नेक्स्ट, अधीनस्थों को आसानी से अभिप्रेरित किया जा सकता है। विभागों एवं कर्मचारियों के मध्य समन्वय सरल हो जाता है। और तीसरा, अधीनस्थों को लाभ, बेनिफिट्स फॉर सबऑर्डिनेट्स। उद्देश्यों द्वारा प्रबंध से अधीनस्थों को निम्नलिखित लाभ प्राप्त होते हैं। कर्मचारी को अपने लक्ष्य का ज्ञान हो जाता है, अतः उसकी प्राप्ति सरल हो जाती है। कार्य संतुष्टि में वृद्धि होती है तथा निराशा समाप्त हो जाती है। अधीनस्थ अधिक कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं। वे अपने अधिकारियों की अपेक्षाओं को भली प्रकार समझ सकते हैं और वरिष्ठ प्रबंधकों से निरंतर संपर्क बना रहने के कारण भ्रांतियाँ उत्पन्न नहीं होती है। व्यक्तिगत पहलपन में वृद्धि होती है। इस प्रकार उद्देश्य प्रबंध के संस्था को लाभ, उच्च प्रबंधकों को लाभ और अधीनस्थों को लाभ प्राप्त होते हैं। अब है उद्देश्यों द्वारा प्रबंध के दोष या सीमाएं या कमियां या आलोचनाएं, डिफेक्ट्स और लिमिट्स और वीकनेस और क्रिटिसिज्म ऑफ एमबीयू यानी मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। अन्य प्रबंध तकनीकों की भांति उद्देश्य अनुसार प्रबंध की प्रणाली भी दोष मुक्त नहीं है। कई विद्वानों ने इसकी आलोचना की है तथा कमियां बताई है। इसके कुछ प्रमुख दोष निम्न प्रकार से हैं। पहला, उद्देश्य निर्धारण में कठिनाई, डिफिकल्टी इन ऑब्जेक्टिव सेटिंग। उद्देश्यों द्वारा प्रबंध का आधार तत्व उद्देश्य होते हैं, किंतु यथार्थपूर्ण एवं सत्यापनीय उद्देश्यों के निर्धारण में बहुत कठिनाइयाँ आती है। भावी अनिश्चितता, पूर्वानुमानों की कठिनाई, गतिशील वातावरण, सरकारी नीतियाँ, उद्देश्यों का अंतर्गठबंधन आदि घटकों के कारण उद्देश्य निर्धारण का कार्य सरल नहीं है। संतुलन की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ बैलेंसिंग। अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन उद्देश्यों में सामंजस्य एवं संतुलन स्थापित करना भी उद्देश्य अनुसार प्रबंध की एक महत्वपूर्ण समस्या है। बेलोचता की कठिनाई, इनफ्लेक्सिबिलिटी प्रॉब्लम। कई बार नीतियों, प्राथमिकताओं एवं दशाओं में तेजी से परिवर्तन होने के बाद भी उनके अनुरूप उद्देश्य में कोई परिवर्तन करना संभव नहीं हो पाता है। फलतः कर्मचारी अवास्तविक उद्देश्यों का ही अनुसरण करते रहते हैं, किंतु ऐसे उद्देश्य अर्थहीन होते हैं। चुनौती रहित उद्देश्य निर्धारण का भय, फियर ऑफ डिटरमिनेशन ऑफ नॉन चैलेंजेबल ऑब्जेक्टिव्स। कई बार इस बात की भी संभावना बनी रहती है कि कर्मचारी तथा प्रबंधक दोनों आपस में मिलकर सरल एवं चुनौती रहित उद्देश्यों का निर्धारण कर ले। इससे उद्देश्य अनुसार प्रबंध की उपयोगिता ही कम हो जाती है। प्रतिवाद, प्रोटेस्ट। जब उद्देश्य द्वारा प्रबंध को लागू किया जाता है तो कर्मचारियों को सत्ता देनी होती है तथा निर्णय एवं पहलपन की स्वतंत्रता भी दी जाती है, किंतु व्यवहार में कर्मचारियों को इन अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है। फलतः उद्देश्य प्रबंध केवल एक सौपन बना रहता है। सत्यापनीयता की समस्या यानी प्रॉब्लम ऑफ वेरीफाइबिलिटी। उद्देश्य के
सत्यापनीय बनाने हेतु उन्हें परिमाणात्मक अथवा गुणात्मक रूप में व्यक्त करना होता है, किंतु कई उद्देश्यों को संख्यात्मक रूप देना कठिन होता है। साथ ही संभावना भी रहती है कि गुणात्मक उद्देश्यों को कम महत्वपूर्ण मानकर छोड़ दिया जाए। इस प्रकार उद्देश्यों का सत्यापन करना कठिन हो जाता है। उद्देश्यों द्वारा प्रबंध शिक्षण का अभाव, लैक ऑफ एमबीयू टीचिंग। कई कर्मचारियों को उद्देश्यों द्वारा प्रबंध प्रणाली का समुचित ज्ञान नहीं होता है, अतः वे इसकी उपयोगिता को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। पर्याप्त प्रशिक्षण के अभाव में इस विचारधारा को लागू करने में कठिनाई आती है। कमजोर सूचना प्रणाली, वीक इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। सुदृढ़ सूचना प्रणाली उद्देश्य अनुसार प्रबंध की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है, किंतु सामयिक निष्पादन समीक्षा एवं वार्षिक मूल्यांकन के पश्चात कर्मचारियों को प्रतिपुष्टि सूचनाएं नहीं मिल पाती है। फलतः इससे कार्यक्रम में बाधा पड़ती है। परिणामों पर अत्यधिक बल, ओवर एम्फेसिस ऑन रिजल्ट्स। उद्देश्य अनुसार प्रबंध परिणाम प्राप्त करने वाली क्रियाओं के स्थान पर परिणामों को अधिक महत्वपूर्ण मानता है, किंतु लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किए गए कार्यों, कार्यकुशलता आदि की उपेक्षा नहीं की जा सकती है, अन्यथा इससे संगठनात्मक निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अधिक कागजी कार्रवाई, इंक्रीज्ड पेपर वर्क। इसमें कागजी कार्रवाई बहुत बढ़ जाता है। यदि उचित नियंत्रण नहीं रखा जाता है तो संगठन एक कागज मिल में बदल जाता है। विचारधारा की विकृति, डिसटॉर्शन ऑफ फिलोसॉफी। कई संगठनों में उद्देश्य प्रबंध का दर्शन ही विकृत हो जाता है। प्रबंधक इसी अधीनस्थों पर अपना नियंत्रण बढ़ाने का चाबुक मानते हैं। वांछित कौशल का अभाव, लैक ऑफ डिजायर्ड स्किल्स। प्रबंधकों में उद्देश्य निर्धारण, नियोजन, संप्रेषण, अंतर्वैयक्तिक अंतर्व्यवहार, परामर्श, नियंत्रण आदि का प्रबंध के कौशल न होने पर भी उद्देश्य अनुसार प्रबंध प्रभावहीन हो जाता है। एकीकरण की कमी, पुअर इंटीग्रेशन। अन्य प्रणालियों के साथ कमजोर एकीकरण के कारण भी उद्देश्य प्रबंध शिथिल हो जाता है। उद्देश्य निर्धारण तथा प्रकृति समीक्षा की अवस्थाओं में इस कार्य का पूर्वानुमान, बजटिंग तथा अन्य प्रक्रियाओं के साथ समन्वय नहीं किया जाता है। अनुपयुक्त परिवर्तन व्यूहरचना, इनएप्रोप्रिएट चेंज स्ट्रेटेजीज। उद्देश्य प्रबंध प्रणाली की अभिकल्पना, क्रियान्वयन, व्यूहरचना आदि उचित ढंग से तैयार नहीं की जाती है। इस कार्य को कब और कैसे लागू किया जाएगा, कौन इसमें भाग लेंगे, विशेषज्ञ कौन होंगे आदि कुछ भी पूर्व नियोजित नहीं होता है। अन्य दोष, अदर डीमेरिट्स। उच्च प्रबंधकों की सहभागिता एवं सहयोग का अभाव, अधीनस्थों पर अत्यधिक समय का दबाव बढ़ जाना, प्राथमिकताएं तय न हो पाना, अधीनस्थों को उचित रूप से अभिप्रेरित न किया जाना, उचित पुरस्कार में मान्यता का अभाव होना और वरिष्ठ प्रबंधकों तथा अधीनस्थों में व्यक्तिगत संघर्ष का पाया जाना, पर्सनैलिटी कॉन्फ्लिक्ट्स का पाया जाना। प्रबंधकों में कार्यक्रम के प्रति सच्ची निष्ठा का अभाव पाया जाता है। परिणामस्वरूप उद्देश्य प्रबंध केवल एक अभिन्न या स्वांग बन जाता है तथा अधीनस्थ इसे अपने साथ चाल चलना मानने लगते हैं। उद्देश्य प्रबंध के संदर्भ में उचित मान्यता, प्रचार, पुनर्बलन, अभिनव प्रशिक्षण आदि का अभाव रहता है। फलस्वरूप इसके सुदृढ़ीकरण में बाधा आती है। कुछ विद्वानों के अनुसार उद्देश्य प्रबंध में अत्यधिक समय खर्च होता है। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस मानते हैं इसको। उद्देश्य प्रबंध का मुख्य जो परिणामों पर रहता है इसके संबंध में लक्ष्य साधनों का उचित सिद्ध कर सकते हैं। एंड्स में जस्टिफाई मीन्स वाली कहावत लागू हो जाती है। फलतः परिणाम प्राप्ति के लिए कर्मचारी गलत साधनों को भी अपनाने लगते हैं। ये दीर्घकालीन नियोजन की उपेक्षा कर अल्पकालीन लक्ष्यों पर अधिक बल देता है। कुछ आलोचकों के अनुसार इसमें कई गंभीर कार्य पद्धति संबंधी समस्याएं भी है। इसमें मनमाने लक्ष्यों, असंगत लक्ष्यों, गुणात्मक लक्ष्यों तथा अव्यवहार्य परिमापों के कारण भी कई समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। उद्देश्यानुसार प्रबंध की सफलता के तत्व। उद्देश्यों द्वारा प्रबंध के क्रियान्वयन में विचारने बातें।
एसेंशियल्स फॉर सक्सेसफुल एमबीओ और कंसिडरेशंस इन इम्प्लीमेंटिंग एन एमबीओ प्रोग्राम। उद्देश्यों द्वारा प्रबंध कार्यक्रम को सफल एवं प्रभावी बनाने के लिए निम्न प्रकार की बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। पहली, उच्च प्रबंधकों में कार्यक्रम के प्रति पूर्ण निष्ठा, सहयोग एवं प्रतिबद्धता की भावना होनी चाहिए। दूसरा, ये कार्यक्रम सुदृढ़ प्रबंध के वातावरण का एक भाग होना चाहिए। ये प्रबंध की संपूर्ण शैली एवं प्रारूप बनाया जाना चाहिए तथा उसमें सन्निविष्ट होना चाहिए। ये संपूर्ण प्रबंध प्रक्रिया एक हिस्सा होना चाहिए। इस विचारधारा के उद्देश्यों, सिद्धांतों, दर्शन एवं व्यूहरचना की उचित जानकारी एवं प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। प्रबंधकों को सहभागी दृष्टिकोण एवं दर्शन अपनाना चाहिए और प्रबंधकों एवं दर्शकों की कार्य भूमिकाओं, दायित्वों, कार्य विवरणों, सत्ता पर संबंधों की स्पष्ट व्याख्या की जानी चाहिए। प्रबंधकों में अंतर्व्यवहार, परामर्श, प्रशिक्षण, संप्रेषण, साक्षात्कार आदि की क्षमता होनी चाहिए। निर्धारित उद्देश्यों चुनौतीपूर्ण, निष्पक्ष, वास्तविक तथा सभी के हितों की पूर्ति करने वाले होने चाहिए। इस कार्यक्रम के निर्माण एवं क्रियान्वयन के समय बाह्य वातावरण एवं प्रौद्योगिकी में होने वाले परिवर्तनों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। संगठन का ध्येय एवं उद्देश्य स्पष्ट होने चाहिए। प्राथमिकताएं निश्चित होनी चाहिए। अधीनस्थों को अपने निष्पादन के बारे में समय समय पर सूचनाएं मिलती रहनी चाहिए। मूल्यांकन नियमित होना चाहिए। लक्ष्य प्राप्ति को पुरस्कार से जोड़ा जाना चाहिए। कार्यक्रमों को संपूर्ण संगठन के स्तर पर समर्थन प्राप्त होना चाहिए और प्रबंधकों को उद्देश्य अनुसार प्रबंध की कार्य प्रणाली एवं प्रौद्योगिकी के बारे में शिक्षित एवं प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। अब इन सब बातों का ध्यान रखकर उद्देश्य द्वारा प्रबंधन की सफलता को सुनिश्चित किया जा सकता है। धन्यवाद।